हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज आपका स्वागत है आज एक नई वीडियो में जिसमें हम करेंगे कक्षा 9 का गणित, जिसकी चल रहा था हमारा चैप्टर 5 संख्या पद्धति। और आज हम करेंगे उसकी प्रश्नावली 1.5। तो इसमें सबसे पहले 1.5 करने से पहले आपको एक वाक्य जानना जरूरी है। वाक्य करने का मतलब एक चीज़ जाननी जरूरी है। जैसे मैं बता दूँ कि अगर किसी पूर्णांक में से एक अपरिमेय संख्या घटा दें या गुणा कर दें या भाग कर दें तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। मैं थोड़ा रिवीजन कर दूं, जैसे पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। वैसे तो मैंने अपनी पहली वीडियो में बता दिया है, फिर भी कुछ को ना पता हो तो बता दूं। पूर्णांक तो वे होते हैं 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, और इधर भी माइनस वाले सारे। इसमें जीरो भी हो और प्लस वाली संख्याएं भी और माइनस वाली भी संख्याएं हो, बस दशमलव वाली संख्याएं ना हो। ठीक है ना, ये सब पूर्णांक होते हैं। और अब बात होती है अपरिमेय संख्या की, कि अपरिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय और जब आप पता करेंगे तो परिमेय भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो मैं डेफिनेशन तो मैंने पहले बता दी, अब थोड़ी संख्याओं के हिसाब से बता देता हूँ, कि जिससे आपको देख के ही पता चल जाए कि वो संख्या अपरिमेय है या परिमेय संख्या है। तो चलिए अपरिमेय संख्या बता दो। अपरिमेय संख्या वे वाली संख्याएं होती हैं, पहले जैसे दशमलव वाली संख्या से ही मान लो 3.1, 4, 2, 3, 6, 7 और भी बहुत सारी, यानी कि डैश 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 डैश। यानी क्या हो, ये संख्याएं दशमलव के बाद संख्याओं की क्या हो, एक तो लिमिट ना हो, और दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं उनकी आवृत्ति भी ना हो रही हो, ना किसी एक संख्या की ना किसी समूह की आवृत्ति हो रही हो, तो वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और इनके सिवा और भी जो सारी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं बची ऐसी संख्याओं किसके अलावा, वे सारी परिमेय कहलाती हैं। अब जैसो मैं बताऊं, जैसे 3.1, 4, 2, 3 क्या है, परिमेय है, क्योंकि इनके बाद में जो संख्याएं हैं वे बढ़ती नहीं जा रही। तो ये तुम नहीं देख सकें कि अपरिमेय की एक कंडीशन क्या है, कि वाक्य डैश डैश डैश, यानी कि दशमलव के बाद जो है संख्याएं हमेशा चलती रहे, रुकी ना। तो ये तो रुक रही, तो यानी परिमेय है। अब ये देखो 3.1, 4, 1, 4, 1, 4 डैश डैश डैश, तो क्या ये अपरिमेय है? अपरिमेय की एक कंडीशन तो फॉलो कर रही है। क्या कंडीशन? कि ये दशमलव के बाद संख्याएं चलती जा रही है, कभी भी रुक नहीं रही। डैश 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 का मतलब चलती जा रही, लेकिन क्या आवृत्ति आ रही है एक समूह की, यानी 14 14 14 आ रहा हर बार, तो यानी आवृत्ति होगी, तो ये भी परिमेय है। मैंने बताई थी कंडीशन, संख्याएं भी चलती रहे, यानी संख्याएं भी कभी खत्म ना हो, डॉट डैट डॉट 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 आता रहे, और क्या हो, किसी भी की आवृत्ति ना हो रही हो। जैसे यो 3.101001000, तो यो क्या है, यो भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ भी किसी की आवृत्ति नहीं हो रही। सोचा कि 10 10 10 की आवृत्ति हो रही, नहीं, इनके बीच में संख्या यार आवृत्ति होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसो एक्यूरेट, ना बीच में कुछ संख्या आनी चाहिए ना आनी चाहिए। ये मैं पहले ही बता चुका, आज फिर इस वीडियो में दोबारा बता रहा हूँ। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का डिफरेंस, तो ये क्या है, ये भी अपरिमेय है, ये परिमेय है, या ये रहा ये, क्योंकि ये लिमिट में संख्याएं हैं। ये कौन सी हैं, ये भी परिमेय है, क्योंकि क्या है, संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, और यो अपरिमेय है। तो मतलब तो जहाँ तक है मेरे हिसाब से कि समझ गए होंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। मैंने ये बता क्यों रहा हूँ दोबारा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, उनमें हमें संख्याओं को देख के ही बताना कि वो संख्या क्या है, वो संख्या परिमेय है या अपरिमेय, तो इसलिए मुझे दोबारा बताने पड़ रहे हैं। अब मैं फिर से पढ़ देता हूँ, यहाँ क्या लिख रहा है। अगर किसी पूर्णांक मतलब ऐसी कोई भी संख्या आ जाए इनमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200 कुछ भी, या माइनस की 100 200, या माइनस की लाख, कुछ भी संख्या आ जाए, मतलब किसी भी पूर्णांक इसमें से एक अपरिमेय, यानी अपरिमेय ऐसी वाली संख्याएं, अपरिमेय संख्या घटा दें या ऐसी संख्या की इसमें किसी में गुणा कर दें या भाग कर दें, तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। यानी कि चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और अगर अब भी यहाँ से कुछ समझ में नहीं आया, चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें पूछा क्या गया है, बताइए नीचे दी गई संख्याएं में से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। तो अब देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये क्या है, 2 माइनस √5 है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी पूर्णांक में से कोई अपरिमेय संख्या घटावें तो
घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो भी अपरिमेय होगी। मैंने अभी ऊपर डेफिनेशन से लिखी थी, वो जो वाक्य लिखा था उसमें यही कहा गया था कि किसी भी पूर्णांक, दो तो पूर्णांक है और अंडर रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 5 मैंने बताया था कि अंडर रूट वाली भी संख्याएं, यानी अंडर रूट में वे संख्याएं जिन्हें हम अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, वे सारी अपरिमेय हों। तो ये क्या है, अपरिमेय है अंडर रूट 5। अगर जो यहाँ क्या होता है, अंडर रूट 4 होता, सपोज करो, तो अंडर रूट 4 अपरिमेय नहीं थी कि अंडर रूट 4 को हम अंडर रूट से बाहर निकाल सकें। कैसे? क्योंकि 4 को हम लिख सकें 2 × 2, और जिसके हम किसी दो एक जैसी संख्याओं को गुणा करके लिख सकें तो वो बाहर आ जाए, यानी अंडर रूट 4 का मान आ गया 2। तो ये तो परिमेय है। अंडर रूट 4 तो क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। और हमने पढ़ा है किसी भी पूर्णांक में से अपरिमेय संख्या घटावे तो उस जो संख्या बचेगी वो भी अपरिमेय संख्या होगी। तो ये क्या होगी, होगी अपरिमेय। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ लिख देंगे अपरिमेय संख्या है क्योंकि किसी भी पूर्णांक में से अगर अपरिमेय संख्या घटाएं तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। यही लाइन लिख देनी है। अब दूसरा, ये तो क्वेश्चन दे रखा है, ये क्या है, अंडर रूट 23। इसे तो बस हल करना। देखो ये 3 + अंडर रूट 23 दे रखा है। ब्रैकेट से मैंने ब्रैकेट हटा के लिख लिया। अगर जो ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह हो माइनस का तो, या कुछ संख्या हो तो उसके अंदर गुणा हो जा, या तो ब्रैकेट के बाहर ना कोई माइनस का चिन्ह है ना कोई संख्या है जो अंदर गुणा करने को, तो जू का तू लिख लिया। ये -√23, ये तो जू का तू ने नो लिख लिया। तो ये देखो, ये प्लस का और ये माइनस का, इसमें से ये घट के क्या आ जाएगा, 0। तो यानी 3 + 0 क्या आ गया, 3 आ गया। और 3 तो एक परिमेय संख्या है, वो तो हमें पता ही है, तो लिख देंगे ये परिमेय है। अब ये देखिए 2 √7/√7 दे रखा, ये भी आसान है। ये क्या, अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कट जाएगा, तो यानी इसे सोल्व करने के बाद बताना है। जो कोई हमें सवाल दे रखा और वो सोल्व हो जा तो उसे सोल्व करने के बाद बताते हैं कि वो परिमेय है या अपरिमेय। अगर सोल्व ना हो रहा हो तो बात अलग है, ये कुछ सोल्व हो रहा हो तो उसके बाद बताते हैं। जैसे सोल्व हो रहा है अंडर रूट 7, यहाँ अंडर रूट 7 आ रहा, तो इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये आगे परिमेय, हमें पता 2 एक परिमेय संख्या है। मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बताया कि कोई क्या परिमेय है और क्या अपरिमेय। तो चलिए अब ये देख लेते हैं। ये फिर आगे वही डेफिनेशन वाली बात जो मैंने अभी बताई थी कि किसी भी पूर्णांक, एक तो पूर्णांक है, अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय, किसी भी पूर्णांक को किसी अपरिमेय संख्या से भाग देवे तो वो भी जो संख्या आएगी वो भी अपरिमेय होगी। यही वाक्य लिख देंगे, ये संख्या अपरिमेय है क्योंकि किसी पूर्णांक को अपरिमेय संख्या से भाग देने पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अब ये देखिए यहाँ क्या है, ये 2π है। मैंने बताया था पाई का जो मान हो एक्यूरेट वो अपरिमेय हो। वैसे पाई का मान 22/7 भी हो एक, हम लोग कहते हैं कि ये परिमेय है, लेकिन 22/7 एक्यूरेट मान नहीं होता, ये मान गलत हो। इसका जो मान असली मान हो वो 3.14 समथिंग डैश डैश ऐसा कुछ हो, और जो एक अपरिमेय हो, तो किसी भी पूर्णांक में अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो यहाँ भी हम लिख देंगे कि ये संख्या अपरिमेय है क्योंकि किसी भी पूर्णांक में अगर हम अपरिमेय संख्या की गुणा करें तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो बस हमें इन्हें क्या सरल करना, एक तरीके से 2 ब्रैकेट में संख्याएं दे रखी हैं, इनकी आपस में गुणा करनी। तो चलिए इनकी गुणा करनी बता देता हूँ, बड़ा ही आसान है, वैसे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। तो जो हमारी ये वाली यहाँ संख्या होती है, ठीक है ना, इसकी इसमें भी और इसमें भी गुणा करनी होती है पहला स्टेप में। फिर उसके बाद दोबारा क्या करते हैं, फिर इस वाली संख्या को लेते हैं, इसकी भी इसमें गुणा करते हैं और इसमें गुणा करते हैं। अब देखते हैं, चलिए। तो पहले मैंने ली 3, फिर हमें लिखना होता है ये वाला ब्रैकेट, यानी जिसमें हमें गुणा करनी। मैंने बताया पहले ये वाली संख्या की इस ब्रैकेट में गुणा करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अब ये लिख लिया मैंने, फिर प्लस का निशान, जो यहाँ निशान होता है वाला निशान लगा लेते हैं, फिर ये वाली संख्या लिखते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसकी गुणा क्या करनी, इस ब्रैकेट में, यानी इन दोनों संख्याओं में, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने ये वाली संख्या ली, इस संख्या की इस ब्रैकेट में गुणा करी यहाँ, फिर जो यहाँ चिन्ह था वो वाला यहाँ चिन्ह लिखा गया, फिर ये वाली संख्या ली और इस संख्या की इस ब्रैकेट में गुणा करी, ठीक है ना। तो यानी जब किसी ब्रैकेट में 2 संख्याएं दी हो, इधर भी 2 संख्याएं दी हो, तो उनकी गुणा करनी बता रहा हूँ मैं। तो चलिए अब इस 3 की इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देते हैं। इसकी जैसे गुणा होगी 3 दूनी 6, जो सिंपल गुणा होती है वैसी होगी। अब एक
ये तो बिना अंडर रूट में नहीं, अंडर रूट में तो इनकी गुणा नहीं हो सकती, तो इसे ऐसे लिख देंगे 3√2। अब फिर निशान जो है वो निशान आ जाएगा, और इसके बाद ये जो संख्या है ये लिख देंगे यहाँ, यानी ये भी एक अंडर रूट वाली और एक बिना अंडर रूट वाली, तो इसे भी हम ऐसे लिख देंगे 2√3। फिर इसके बाद ये देखो, फिर जो निशान है वो निशान आता रहेगा। अगर जो यहाँ प्लस प्लस का तो प्लस आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ माइनस का होता और यहाँ प्लस का होता तो यहाँ निशान माइनस का होता। वो तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस चिन्ह लेना ये। तो अब ये देखिए चिन्ह तो प्लस का आ गया, हमें इसकी इसमें गुणा करनी। ये देखो दोनों क्या हैं, अंडर रूट वाली हैं, तो अब अंडर रूट वाली संख्याएं की तो आपस में गुणा हो जा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, और आएगी संख्या अंडर रूट में। तो अब देखिए ये क्या हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया, क्योंकि इसके बाद हम इसे हल नहीं कर सकते कुछ भी। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया सरल। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो वैसे जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट बताया वैसे ही इसकी सिंपल गुणा करके भी हम इसे हल कर सकते हैं, लेकिन इसका एक फॉर्मूला है, उससे ये और भी आसान हो जाएगा। आपने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा होगा, जैसे ये वाला फॉर्मूला है a+b और a-b, ठीक है ना। तो इसे हम कैसे करते हैं, इसका मतलब फॉर्मूला होता है a² - b²। तो मतलब इस फॉर्मूले के आधार पर ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। वैसे तो हो तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन करा था वैसे भी हो सकता है, लेकिन फॉर्मूले से मैंने बताया भी कि आसान हो जाएगा, तो फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो ये देखिए ऐसे ही लिख रहा a+b a-b, यानी 3 को a मान लो, अंडर रूट 3 को b मान लो, तो ये a+b हो गया और ये a-b हो गया। तो हम इसे कैसे लिख सकें, a² - b² लिख सकें। तो चलिए a हमने किसे लिया है, 3 को, तो यानी 3 का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह आएगा, फॉर्मूले माइनस का चिन्ह है, माइनस b², b किसे मानना था हमें, अंडर रूट 3 को, इसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये देखिए 3 तिया 9 माइनस अंडर रूट 3 की जब अंडर रूट 3 में गुणा करते हैं हम, मैंने बताया था कि किसी भी अंडर रूट की सेम, जैसे अंडर रूट में यहाँ भी 3 है, यहाँ भी अंडर रूट में 3 है, जब सेम सेम की गुणा हो तो वही संख्या बाहर आ जाए, यानी 3, ठीक है। जैसे हम अंडर रूट 4 की गुणा अंडर रूट 4 में करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4। ऐसे ही अंडर रूट 5 की अंडर रूट 5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। ऐसे तो अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये देखिए 3 आ गया, और 9 में से 3 गया, कितने बचे 6। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट भी हल हो गया। देखो कितना आसान हो गया, किससे, फॉर्मूले से। यानी वैसे हम जैसे मैंने फर्स्ट करा उस मेथड से भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद करेंगे हम इसका थर्ड पार्ट। चलिए बात कर लेते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो ये सवाल भी क्या होगा, फॉर्मूले से होगा। तो ये आपको फॉर्मूला याद भी होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ कि a+b के होल स्क्वायर का। देखो यहाँ हमें कैसे पता चला कि यहाँ a है और ये प्लस b है और ये होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है, तो पता चल गया मुझे ये फॉर्मूला रहेगा। आपको भी ऐसे ही पता करना है, लेकिन पता क्या चलेगा, जब ये फॉर्मूले याद होंगे। तो ये फॉर्मूले भी याद रखने हैं। इसका फॉर्मूला है a² + 2ab + b²। ये है इसका फॉर्मूला है। कुछ के याद होगा और कुछ के नहीं याद होगा, तो मैं जो फॉर्मूले बता रहा हूँ जिनके याद नहीं है वे याद कर लें, ठीक है ना। तो हम ये फॉर्मूला इसमें लगाते हैं। तो a+b का होल स्क्वायर, ब्रैकेट भी सेम है, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है, होल स्क्वायर भी है। तो a की जगह क्या है, a की जगह है अंडर रूट 5 और b की जगह है अंडर रूट 2, बस इतना फ़र्क है। तो हमें जो फॉर्मूले में जो आगे हैं, यहाँ a की जगह अंडर रूट 5 धर देंगे और b की जगह क्या धर देंगे, अंडर रूट 2। तो हम इसके लिए फॉर्मूले में धरते हैं, जैसे क्या है a², तो a की जगह क्या है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर। ये बता रहा हूँ फॉर्मूले में मान कैसे धरते हैं, यानी सवाल में फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं। यहाँ तो मैं ये बता रहा, जिन पे फॉर्मूला लगाना आता है वो तो एकदम डायरेक्ट कर देंगे। तो +2 तो ऐसे ही, तो संख्या ऐसे कैसे कर देंगे, a की जगह क्या है, अंडर रूट 5, b की जगह क्या है, यहाँ गुणा आएगा, b की जगह है अंडर रूट 2, यहाँ भी इनके बीच में गुणा है, प्लस b², b की जगह क्या था, अंडर रूट 2 स्क्वायर। तो ये देखिए फॉर्मूला लग गया पूरा। अब मैंने बताया था जब अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर है, अब अंडर रूट 5 की गुणा अंडर रूट 5 में होगी तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। ये भी मैं पहले बता चुका। प्लस ये देखिए अंडर रूट 5 की अंडर रूट 2 में होगी, तो यानी क्या आएगा, 2 गुना, जब 2 अंडर रूट हो और संख्याएँ अलग अलग हों तो उनकी उनमें गुणा हो जाए। यहाँ क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है ना। प्लस ये देखो अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 2 में होगी यहाँ, क्योंकि होल स्क्वायर है तो वो 2 ही आ जाएगा। तो 5 और ये 2, क्योंकि ये दोनों पूर्णांक हैं तो ये तो जुड़ जाएंगे आसानी से, हम बहुत पहले से जोड़ते आ रही है। 5 और 2 7,
ये उसकी अंडर रूट वाली संख्या ये जो कि 2 रहेगी, 2√10। तो यही इसका आंसर हो गया इसके थर्ड पार्ट का, और थर्ड पार्ट भी हो गया। इसके बाद करेंगे हम अगला नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। तो ये देखिए आपको कुछ जाना पहचानना सा लग रहा होगा, मतलब ये देखिए यहाँ a-b और a+b है। तो यानी हमने अभी ऐसा एक a-b और a+b वाला सवाल करके आए हैं। इसका फॉर्मूला क्या था, a+b a-b था। ये मैंने ऊपर इस तरह लिखा था फॉर्मूले को, a² - b², ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला इसमें यही वाला इसमें लगेगा। तो अब कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ तो a+b है, यहाँ a-b है, जबकि यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा। तो गुणा में कुछ भी संख्या हम इधर से उधर लिख सकते हैं, चाहे हम इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं, a-b a+b बराबर a² - b²। तो अब तो हो गया ना बिल्कुल सेम इसका जैसा। तो मतलब गुणा में संख्याएं उधर पूरा परा हो जाती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। फॉर्मूला सेम ही है दोनों, ये फॉर्मूले में कोई अलग नहीं होता, अगर जो गुणा से परा लिख दो, लेकिन गुणा में होता है ऐसा, ठीक है ना। तो अब ये देखें a-b और a+b बन गया, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे और बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। मैं जो फॉर्मूले बता रहा हूँ ये याद करते चलना है, क्योंकि अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए a-b a+b, अब a क्या है यहाँ √5 और b की जगह क्या है √2। तो चलिए लगाते हैं। तो रखना क्या है a² - b², a की जगह क्या है √5 है, तो √5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस का चिन्ह, और b की जगह क्या है √2, उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी से सोल्व कर लेते हैं। √5 की गुणा √5 में होगी तो क्या आएगा 5 ही आएगा। मैंने बताया जब किसी अंडर रूट की गुणा उसी के जैसे यानी सेम में होती है तो वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है। अब जैसे यहाँ √2 की गुणा क्या में होगी √2 में, तो अंडर रूट में दोनों सेम है, इनकी आपस में गुणा होगी तो अंडर रूट से बाहर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा √2। अब 5 में से 2 गया तो क्या बचेगा 3। तो ये आपका क्या हो गया फोर्थ पार्ट। तो ये भी हो गया। बस आपको क्या करना है, जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ याद रखने हैं, जो फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो पढ़ते हैं। आपको याद होगा कि इसमें दिया गया है, आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि, मान लीजिए सी, वृत्त की परिधि को उन्होंने क्या मान लिया सी, क्योंकि वृत्त की जो परिधि है उसे मैथमेटिकल फॉर्म में देखना है, इसे हम लिखेंगे सी, और उसका व्यास जैसे भी बता दिया उन्होंने मान लीजिए डी, यानी व्यास को मैथमेटिकल फॉर्म में डी लिखेंगे, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। तो देखिए इन्होंने कहा क्या है, जो पाई है, पाई को किससे परिभाषित किया जा, वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात से, यानी वृत्त की परिधि जैसे हमने क्या मानना सी, और व्यास ये रहा व्यास, इनके अनुपात से, यानी अनुपात मैंने लेना ऊपर नीचे यानी बटे में लिख दिया। तो यानी यही कहा, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। मैं बता दूं कि व्यास और वृत्त की परिधि क्या होता है, और जो ना पता हो किसी को, जैसे सर्किल है यानी गोला है, ढंग से बनानी कोई नहीं, गोला मान लो, ये इसकी रेडियस है, इसके मध्य बिंदु से किसी भी पॉइंट मतलब परिधि तक की दूरी कहीं भी मिला दो, वो क्या होती है रेडियस होती है। और अगर जो हम इसे यहाँ से यहाँ मिला दें तो ये क्या होता है व्यास, यानी गोले में कोई भी जो रेखा जो मध्य बिंदु से होकर जा रही हो और दोनों तरफा परिधि को टच कर रही हो वो ही व्यास कहलाता है, ठीक है। ये तो हो गया व्यास, ये जो है यहाँ से यहाँ तक भी व्यास ही है, ठीक है ना, ये भी व्यास ये भी व्यास, ठीक है ना। और परिधि क्या होगी, परिधि होगी ये, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया कि व्यास ये और परिधि ये। तो हम वैसे ऐसे कोई जानने की ज़रूरत नहीं थी, हमें तो सीधा क्वेश्चन करना है। तो इन्होंने ये दे दिया है, और उसका व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई = C/D। इन्होंने देखो यहाँ लिख भी दिया, जो इन्होंने यहाँ बोला वही यहाँ लिख दिया, अर्थात मतलब इससे यहाँ तक से यहाँ तक के का मतलब बस यही है, यहाँ से यहाँ तक का कि पाई = C/D है। तो इतना क्वेश्चन लो खत्म ही हो गया, इसे देख कर घबराओ मत बिल्कुल भी। इस आज्ञा का पढ़ते हैं। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो इन्होंने कहा कि हम जो मानते हैं अब तक जो पढ़ते आए हैं कि पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या है,
यानी पाई का जो मान हमने पढ़ा है कि 3.14 और आगे तक चलता रहता है और रिपीटेशन नहीं होता। जो अपरिमेय संख्या है वो वैसी तो होती है जिसमें दशमलव के बाद की क्या है संख्याएं एक तो चलती रहें, रुके ना, और किसी भी संख्या या समूह का रिपीटेशन ना होवे। ठीक है ना। देखो संख्या होगा तो यहीं से पता चला रिपीटेशन नहीं हो रहा, समूह का भी रिपीटेशन नहीं होता इसमें। ठीक है ना। ऐसी उल्टी सीधी संख्याएं चलती रहें, मतलब रिपीटेशन नहीं होता। तो उन्होंने कहा, अभी देखो क्या कहा, अभी इन्होंने कहा कि ये जो है यो एक बटे की फॉर्म में लिखा गया, और हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को पी अपॉन क्यू यानी बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यह एक अंतर्विरोध यानी कि एक डाउट सा पैदा हो रहा। तो चलिए इस डाउट को दूर करते हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं यहाँ से। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। यानी इस तथ्य के हिसाब से जो यो है इसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि पाई क्या है, परिमेय। तो अब हमें यही बताना है कि पाई एक अपरिमेय ही है, यो सिद्ध करना। ठीक है ना। तो अब यो ही सिद्ध करेंगे। तो ये देखिए जो परिधि होती है और ये व्यास है, हमने जो परिमेय की डेफिनेशन पढ़ी थी परिमेय संख्या की, इसमें यह पढ़ा था कि वे संख्याएं किसकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए, या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो आ रही। उसके बाद लेकिन एक और कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? कि वे दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक मतलब पूर्णांक, चलो मैं लिख दूँ 0 1 2 3 4, ये भी चलते जाएंगे, और माइनस वाली संख्याएं सारी। ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो क्या है, यो परिधि है, यो पूर्णांक नहीं है। यो परिधि एक क्या आती है, एक अपरिमेय संख्या आती है। तो मतलब इनने परिमेय संख्या की एक कंडीशन को तो फॉलो कर दिया कि हमने इसे क्या बटे की फॉर्म में यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया। लेकिन जो दूसरी कंडीशन थी कि ये दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, ये उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाया। यानी कि यहाँ परिधि जो तो पूर्णांक है, व्यास तो क्या आएगा, व्यास जो अंकों में आएगा वो तो पूर्णांक आएगा, लेकिन परिधि कभी भी पूर्णांक नहीं आने की यो अपरिमेय संख्या ही आएगी। देखो कैसे, परिधि का जो मान होता है वो होता है 2πr। ठीक है ना। अब जिसमें किसी भी अपरिमेय संख्या की गुणा हो जा, ठीक है ना, तो वो पूरी संख्या ही अपरिमेय हो जा, और अपरिमेय संख्या क्या है, यहाँ पाई है। ठीक है ना। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या ही हो जाएगी, इससे इसका कोई मतलब नहीं था। ऐसा हो सकता है कि एक बार को ऐसा हो सकता है कि यो पूर्णांक आ जा, तो फिर क्या होगा, यो अपरिमेय आएगा। ठीक है ना। अगर जो आर क्या हुआ 1/पाई आया किसी वजह से, आर का मान 1/पाई, तो उस कंडीशन में यो तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, यानी पूर्णांक आ जाएगा सी। लेकिन फिर क्या आ जाएगा, डी अपरिमेय आ जाएगा। तो यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कि यह पाई जो है यानी कि सी अपॉन डी परिधि अपॉन व्यास एक अपरिमेय संख्या ही है, क्योंकि इनमें से या तो परिधि या व्यास में से कोई भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है यहाँ कि यहाँ सी और डी यानी परिधि और व्यास में से कोई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। यानी जो इनका एक डाउट था उसे क्लियर करा। इस सवाल में जो इन्होंने डाउट दिया था वो पूछा था उसे, इस स्टेटमेंट से क्या हो गया, वो क्लियर हो गया। तो चलिए इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो पढ़ते हैं, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो √9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो जो सिंपल सवाल होते थे कैसे, जैसे कि ये देखिए 9.3 है ये, और जैसे सिंपल होता तो हम बड़ी आराम से कर लेते। कैसे, हमें एक रेखा खींचते कितने की, 10 सेंटीमीटर की। ठीक है ना। हर एक सेंटीमीटर बाद निशान लगा देते हैं। मैं बहुत छोटे लगा रहा हूँ वैसे ही बताने के लिए। जैसे यहाँ आ जाता 8, यहाँ आ जाता 9 और यहाँ आ जाता 10। तो ये 9.3 कहाँ होता, 9 और 10 के बीच में। तो यहाँ से एक रेखा नू खींचते, एक रेखा नू खींचते, और एक बार जूम कर लेते। फिर यहाँ क्या आता, 9, 9.1, 9.2, 9. ऐसे फिर 9.3, तो आ जाता है 9.3। बता जाता है कि यहाँ 9.3 है। लेकिन जब हमारा अंडर रूट से बाहर होती संख्या, इस बार क्या है, संख्या है अंडर रूट में, तो इसका थोड़ा सा अलग मेथड है। इसके कुछ स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे। मतलब स्टेप तो इसके भी याद रखने पड़ते कि सबसे पहले ऐसा खोल लो, फिर इसके बाद जैसे 9.3 कहाँ आएगा,
अगर जो अंडर रूट से बाहर होता हो तो 9.3 9 और 10 के बीच में आएगा। फिर इसे एक बार जूम करो, मतलब ऐसे खोल लो, और तो ये 9.3 है, तो हम लिख देंगे खोल के, फिर दर्शा देंगे कि यहाँ क्या है, संख्या रेखा पर 9.3 इस जगह हम दर्शा दिया। तो ऐसे इसका करने का कुछ मेथड है, चलिए वो बताता हूँ। उसके लिए आपको एक चंदे, फीटी और प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले अंडर रूट में जो संख्या दी गई है उससे हम खींच लेते हैं, ठीक है ना, फीटी के द्वारा। तो ये देखिए फीटी है, तो इसे हमने यहाँ खींच लिए 9.3 की रेखा, यहाँ खींच लेता हूँ ये यहाँ, ठीक है ना। जो ये रेखा आ गई, इसके इस वाले पॉइंट को ए नाम दे दो और इस वाले पॉइंट को क्या दे दो, बी नाम। फिर 1 सेंटीमीटर इस रेखा को और बढ़ानी है, ठीक है ना। ये कोई स्टेप है, मैं स्टेप ये लिख भी दूंगा जिससे आपको याद रहेंगे क्वेश्चन के बाद, पहले समझ लें, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर ये रेखा बढ़ा दी, तो फिर ये रेखा क्या होगी, देखो ए से बी तक की रेखा का कितने सेंटीमीटर थी, 9.3 सेंटीमीटर थी ए से बी तक की, यहाँ तक की, ठीक है ना। ऐसा दिखा देंगे, मतलब दिखाने के लिए हो कि यहाँ से यहाँ तक की रेखा कितनी है, 9.3। ए से सी तक की रेखा कितनी है, 9.3 + 1 यानी 10.3, यानी यहाँ से सी तक की, यानी ए सी जो है वो क्या है, 10.3 है। तो हमें क्या करना, ए सी को बराबर भागों में बांटना है, यानी ए सी को का मध्य बिंदु देखना, ए से सी तक की जो रेखा है इसे बिल्कुल बराबर भाग में बांटना। तो चलिए कैसे करते हैं दिखा देते हैं। प्रकार से वैसे तो हम फीटे से नाप के भी कर सकें, लेकिन उससे एक्यूरेसी नहीं आएगी, प्रकार से ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। तो हमें क्या करना, जिस भी रेखा का काटना, रेखा को बीच से काटना, उसकी आधे से ज़्यादा दूरी प्रकार में ले लेंगे। जैसे ए सी है, तो देखो ए सी की आधे से ज़्यादा दूरी हमने प्रकार में ले ली। फिर एक क्या है, चाप लगाएंगे इधर से भी, और बिंदु सी से भी एक चाप लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ ये चाप लग गया, दिख रहा है ऊपर। ऐसी चाप हम क्या लगाएंगे, नीचे लगाएंगे, यहाँ चाप लगा दिया, ऐसे इधर सी से ये रहा। तो अब क्या है, जहाँ ये चापों ने एक दूसरे को काटा वहाँ हम मिला देंगे, जैसे ये यहाँ और ये यहाँ कटा, तो इन दोनों को मिला देंगे। तो अब ये जो ए सी है, ये जो ये पॉइंट आया, ये बिल्कुल ए सी को बराबर भागों में बांटता है, यानी यहाँ से यहाँ की जो लंबाई है वो ही यहाँ से यहाँ की लंबाई है, ठीक है ना। अगर जो हम इस पॉइंट को ओ मान लें वैसे ही, तो ए ओ बराबर ओ सी हो जाएगा, ठीक है ना। जो हमने चाप लगाई इससे यो सिद्ध हुआ, मतलब चाप लगाई ही इसलिए है कि जिससे ये दोनों इसके बराबर हो जाए। तो अब हमें क्या है, एक अर्धगोला बनाना है। इन दोनों को ये इतनी डिस्टेंस ले गए, ओ पर प्रकार धरेंगे और एक अर्धगोला खींच देंगे, तो दोनों हाथ आ गए। ये देखिए ये रहा, इसका एक पॉइंट ए से और एक पॉइंट सी से जाके मिलेगा। तो ये हमने अर्धगोला बना दिया। इसके बाद हमें क्या करना, इसके बाद हमें जो बी है, पॉइंट बी है, बिल्कुल इस पर एक लंब खींचना है जो अर्धगोले की परिधि तक। पहले तो सीधी लाइन खींचने के लिए क्या करें हम, वो बना ले हैं, ये निशान लगा लेंगे यहाँ, ठीक है ना। ये निशान क्यों लगाया, जिससे मतलब चंदे का इस्तेमाल हमने यहाँ इसलिए किया है जिससे रेखा क्या सीधी खींचे। जब भी हमें कहीं रेखा सीधी खींचनी हो तो उसके लिए हम चंदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें रेखा कब तक मिलानी, जहाँ तक बस अर्धगोला है। तो ये चमक नहीं रहा शायद ढंग से, यहाँ तक है ये। तो हम यहाँ तक ही मिलाएंगे। तो अब ये जो रेखा आई है बी से, इसे डी मान लो, डी तक की। तो अब यही रेखा भरेंगे बी से डी तक की प्रकार में, ये देखिए, और इसे यहाँ एक चाप लगा देंगे, ठीक है ना। बी से डी तक की रेखा भर कर यहाँ चाप लगाना बस। फिर क्या है, ये जो इस लाइन को लंबे मिला देंगे। ये यहाँ जो प्रयोग काटा जिसने,
इसे मान लेंगे ई, तो क्या लिख देंगे बी ई, यानी बी ई जो है वो किसके बराबर है, √9.3 के। ठीक है ना। तो हमने देखो एक बार दोबारा समझाता हूँ, समझ में ना आया हो तो सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले हमने फीटी से ए बी एक रेखा खींची 9.3 की, यानी रेखा उतनी खींचनी है जितनी अंडर रूट के अंदर दी गई हो। ठीक है ना। सबसे पहले रेखा खींच लो, उसके बाद हमने से 1 सेंटीमीटर बढ़ाई, बी से लेकर सी लो, यानी 1 सेंटीमीटर की वो रेखा आगे को खींची। उसके बाद क्या करा, उसके बाद हमारी जो अब रेखा लंबी हो गई थी 1 सेंटीमीटर, यानी 10.3 सेंटीमीटर हो गई थी, इसके हमने इस रेखा को बिल्कुल बराबर भागों में बांट दिया प्रकार की सहायता से चाप लगा के ठीक है ना। ये बराबर भागों में बांट दिया। उसके बाद हमने यहाँ प्रकार की नोक यहाँ धरी, पेंसिल यहाँ धरी, ठीक है ना। इतनी दूरी लेकर फिर प्रकार की नोक यहाँ धर कर, पेंसिल की नोक यहाँ धर कर एक अर्धगोला खींच दिया। मैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना, किताबी भाषा ना प्रयोग करते हुए तो फिर हमने क्या खींच दिया, अर्धगोला। उसके बाद हमने चंदे की सहायता से यहाँ एक सीधी रेखा खींची पॉइंट बी पे, सीधी रेखा खींची। वैसे हम सीधी रेखा फीटी भी खींच सकते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन मैंने चंदे का प्रयोग न्यू किया जिससे रेखा क्या हो, सीधी हो। यहाँ से एक सीधी रेखा खींची, जो ये सीधी रेखा इस अर्धगोले की परिधि, यानी ये जो है ये सारी ये रेखा, इसे परिधि कहना है। जो सीधी रेखा उस परिधि लो तक ही खींचनी है। तो ये पॉइंट हमने क्या मान लिया, बी डी। तो यो बी डी जो रेखा है यो ही √9.3 होगी, लेकिन हमें तो दिखानी संख्या रेखा पे। तो उसके लिए फिर हमें प्रकार की नोक यहाँ धर के, पेंसिल की नोक यहाँ धर के एक चाप लगाना पड़ा। और चाप जो लगाया, फिर यो रेखा है इसके बराबर एक रेखा हमारी संख्या रेखा पे भी दिख गई, यानी ये जो चाप यहाँ से चाप लगाया तो उस वजह से जितनी लंबी रेखा जो है उतनी ही लंबी रेखा यहाँ खींच गई। फिर चाप लगा के जो इसे जिसने इसे कट्टा, यानी संख्या रेखा फिर बढ़ा दी थी, वो इसे बिन पॉइंट ई मान लिया और फिर बी किसके बराबर होगी, √9.3 के। अब मैं एक बार कॉपी पे वे स्टेप और लिख देता हूँ जिससे आपको मतलब इस सवाल को वे स्टेप आप याद कर सकें और अच्छी तरह सवाल कर सकें। तो ये देखिए मैंने स्टेप लिख दिए हैं। तो पहला स्टेप पढ़ते हैं एक 9.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी खींचिए। तो सबसे पहले हमने एक रेखा खींची थी क्या, 9.3 सेंटीमीटर की, और उसे 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दीजिए। हमने उसे 1 सेंटीमीटर आगे भी बढ़ाया था, वही यहाँ लिखा है। फिर दूसरा स्टेप, एक रेखा को, वो रेखा ए सी, एक रेखा नहीं रेखा ए सी, मतलब जो रेखा बढ़ी थी ए भी बढ़ के क्या हो गई थी, ए सी हो गई थी ना, उसे 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया था। तो उसी रेखा की बात चल रही है। रेखा ए सी को बराबर भागों में बांट दीजिए। बराबर भागों में मैंने बताया था कि कैसे बांटना, उस पर एक लंब खींच देना प्रकार की सहायता से चाप लगा के, तो उसे बराबर भागों में बांटना है। फिर उसके बाद जो बराबर ए ओ या सी ओ को वृत्त की त्रिज्या मानकर एक अर्धगोला खींचिए। तो मतलब जो बराबर भागों में बंटा था, उसके बाद जो दो रेखाएं, मतलब एक तरीके से एक रेखा को काटा तो 2 रेखाएं बन गई, ए ओ या सी ओ। तो उनमें से एक को त्रिज्या मानकर अर्धगोला तो खींच सकें, क्योंकि प्रकार की नोक एक बिंदु पर धरकर, पेंसिल की नोक दूसरे बिंदु पर धरकर फिर उससे एक अर्धगोला खींच लिया। उसके बाद क्या करना, बिंदु बी से ए सी पर अब एक लंब खींचिए। एक लंब खींचा था बिंदु बी पर, किसकी सहायता से, चंदे की सहायता से। वहाँ हमने लंब खींचा था जिससे रेखा क्या हो, सीधी हो। और जो हमने लंब खींचा, वृत्त की परिधि लो खींचना, उसे लंब को कहाँ तक बढ़ाना, वो भी मैंने बताया था कि क्या वो रेखा गोले से बाहर न जावे। जो अर्धवृत्त की परिधि को बिंदु कहाँ, डी पर काटा था, वहाँ हमने उस पॉइंट को बिंदु डी मानना था। बी डी या बी ई अभिष्ट 9.3 संख्या रेखा पर माप है, यानी कि वही जो मैंने बताया था कि जो परगु रेखा है बी डी वही √9.3 है, लेकिन हमें उसे नीचे रेखा पे दिखाना, तो हमने चाप लगा कर उसे क्या है, संख्या रेखा पे नीचे पे दिखाया। तो वही कहा गया है कि बी डी भी है और या बी दोनों ही क्या है, ये √9.3 की संख्या रेखा माप ही है, यानी बी डी भी √9.3 के बराबर है और बी ई भी √9.3 के बराबर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। मतलब कहने का मतलब है जो नीचे है, यानी इसे बटे में संख्या लिख दी, जो बटे में नीचे वाली संख्या है, यहाँ अंडर रूट में संख्याएं नहीं रहनी चाहिए, हमें नीचे का अंडर रूट खत्म करना। मतलब तो इसका बस यही है।
तो मतलब ये देखिए एक बटे अंडर रूट 7 है, तो इसे हम कैसे ख़त्म करेंगे। जगह नीचे अंडर रूट दिया गया हो, अंडर रूट में नीचे एक ही संख्या हो, तो उसकी ही ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, उससे अंडर रूट खत्म हो जाता है। क्यों गुणा करते हैं? क्योंकि हमें पता है अगर अंडर रूट 7 की गुणा अंडर रूट 7 में होगी तो क्या आएगा, या 7 आएगा। ठीक है ना। और हमें नीचे से क्या खत्म करना था, केवल अंडर रूट खत्म करना था, चाहे कुछ संख्या आ जाए उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चाहे ऊपर अंडर रूट आ जाए उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए एक गुना अंडर रूट 7 तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 7, और जब अंडर रूट 7 की अंडर रूट 7 में गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मैं एक और बात बता दूं कि अगर हम ऊपर नीचे सेम संख्या की गुणा कहीं भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ क्या गुणा करी, से मैंने बताया कि अंडर रूट 7 है तो इसी की गुणा ऊपर कर दो, इसी गुणा नीचे कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे हम यहाँ चाहे अंडर रूट 6 की गुणा कर देता, चाहे अंडर रूट 6 से ही भाग कर देता, लेकिन उससे सवाल नहीं होता। लेकिन मैं एक तरीके से गुणा करने के बारे में बता रहा हूँ कि अगर हम किन्हीं एक ही संख्या के ऊपर गुणा कर दो, नीचे भाग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे हो, क्योंकि अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कट जाएगा, क्या बचेगा, एक बचेगा, तो वो का वो ही आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, ये तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला तो हो गया, क्योंकि नीचे से क्या हो गया, अंडर रूट खत्म, वो ऊपर आ गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पहला पार्ट तो हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो ये सेकंड पार्ट में देखिए, नीचे अब क्या है, दो संख्याओं पर अंडर रूट आ गया और माइनस का चिन्ह आ गया। ये थोड़ा अलग है, करना वैसे वही है, जो नीचे है उसकी ऊपर गुणा और नीचे भाग करनी, लेकिन अब क्या करते हैं हम यहाँ कॉन्जुगेट। अब ये कॉन्जुगेट क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। जो नीचे ऐसी संख्याएं दी हों उनमें बस यहाँ चिन्ह चेंज करके गुणा भाग कर दें। तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, चिन्ह चेंज कर दिया मैंने, माइनस था प्लस कर दिया, ये देखने वाली बात है। और यहाँ भी इसकी गुणा कर भाग कर दी। ठीक है ना। यहाँ भी गुणा का निशान और यहाँ भी गुणा का निशान, इसे ब्रैकेट में लिख लूँ। ठीक है ना। तो अब ऊपर तो वो यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, यहाँ लगाना था। तो यहाँ ऊपर तो ये एक में गुणा करके, एक में हम किसी की भी गुणा करें वो जुगा तू आवे, तो ये तो यही आएगा। वो मैंने अभी बताई कि नीचे यानी ब्रैकेटों की गुणा करनी, मैंने भी पहले बता चुका हूँ इसी वीडियो में, तो फिर भी इसे मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। यही को लिख देता हूँ मैं यहाँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ इस फॉर्म में लिख रहा है, यहाँ किस फॉर्म में लिख रहा है, ए माइनस बी, यानी ये पहला लिख रहा है बस ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर वो तो से यही आएगा। ठीक है ना। कभी को ये मैंने यहाँ इधर लिख दिया तो ये इधर लिख के चिन्ह भी चेंज करता है, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ गुणा वाले कर सकते हैं। मैंने बताया था गुणा में कुछ भी हो तो वह उरा से परे लिखे जा सकते हैं। यहाँ माइनस का चिन्ह आ रहा तो इन्हें तुम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना। और चेंज करोगे तो चिन्ह के साथ करोगे, यानी चिन्ह के साथ इसे उठा के दस करना पड़ेगा। उस बजाय ध्यान मत दो, मैं जो बता रहा हूँ कि ये सेम है दोनों फॉर्मूले। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ लगा देंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर, ये रहा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही हम यहाँ, ये तो फॉर्मूले हैं, ये मैंने अलग लिख दिए। ठीक है ना। तो ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है, अंडर रूट 7 और बी की जगह क्या है, अंडर रूट 6। तो ए स्क्वायर यानी अंडर रूट 7 का स्क्वायर, चिन्ह का आएगा माइनस का, इंटू अंडर रूट 6 का स्क्वायर। तो फिर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। ये अंडर रूट 7 तो अंडर रूट 7 ही रहेगा, प्लस अंडर रूट 6 भी अंडर रूट 6 ही रहेगा। नीचे क्या आ जाएगा, 7 सत्ते नहीं, 7 सत्ते नहीं, अंडर रूट 7 की गुणा जब अंडर रूट 7 में करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। मैंने पहले बता चुका हूँ कि अंडर रूट की जब गुणा अंडर रूट में करते हैं और अंदर की संख्याएं सेम है तो वो अंडर रूट से बाहर आके लिखा जाता है। तो क्या आ जाएगा, 7, ऐसे अंडर रूट 6 गुना अंडर रूट 6 में करेंगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। 7 में 6 गया 1, और बटे में 1 हो तो उसे लिखते नहीं, क्योंकि बटे में 1 तो सबके ही रहा है। अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट का आंसर, और हो गया इसका सेकंड पार्ट भी। अब करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। ये भी सेकंड पार्ट का जैसा ही है, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट, जो मैंने बताया था। यानी कॉन्जुगेट मतलब जो नीचे संख्याएं हों बस चिन्ह बदल के गुणा भाग कर देनी। जैसे क्या है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 है, तो इसी की हमें गुणा कर देनी है, बस क्या करना, चिन्ह चेंज करना। ठीक है ना। यहाँ भी गुणा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2,
तो ऊपर तो जुगा तो लिखा जाएगा कि एक में हम किसी की भी गुणा करें वही की वही संख्या आती है। तो ये फिर वही वाला फॉर्मूला बन गया a+b × a-b। मैंने ऊपर लिखा, दोबारा लिखता मैं ऐसे कर दूँ इसे, a+b × a-b का किसके बराबर होता है, a² - b² के। तो यानी a की जगह क्या है √5, इसका स्क्वायर माइनस का चिन्ह आता है -b², b की जगह क्या है √2। तो अब यहाँ बराबर का चिन्ह, ऊपर वाला तो ऐसा का ऐसा ही, क्योंकि ऊपर वाला तो कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, नीचे वाला हो सकता है। √5 की गुना √5 में करेंगे 5 ही आएगा, ऐसे √2 की गुना √2 में करेंगे तो 2 ही आएगा। अब ये देखिए ऊपर वाला ऐसे ही √5 - √2 और 5 में से 2 गया 3। तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट भी। इसके बाद करेंगे हम फोर्थ पार्ट भी सेम ऐसा ही है। देखो इसमें भी हमें कॉन्जुगेट ही लेना है, यानी नीचे वाली संख्या का चिन्ह चेंज करना है और उसकी गुणा भाग कर देनी है। चिन्ह चेंज करने के बाद √7 - 2 है ये, तो हमें क्या करना, गुणा करनी चिन्ह चेंज करने के बाद। यहाँ +2 आ जाएगा, यहाँ भी √7 + 2 आ जाएगा। इसका हम यहाँ आ जाएगा ऊपर √7 + 2, क्योंकि एक में किसी की भी गुणा करें होगा वही आ जा। नीचे आ जाओ ये फिर क्या है, वही फॉर्मूला बन गया a - b × a+b। a की जगह क्या है √7 और b की जगह क्या है 2। तो a² यानी √7 का स्क्वायर, बीच में निशान माइनस का, -b²। b की जगह क्या है, b की जगह आपको कोई भी संख्या √ में नहीं है, √ के मतलब बिना √ वाली संख्या है। तो यानी b², b की जगह क्या है 2 का स्क्वायर। ऊपर वाली संख्या तो जो कि तू, क्योंकि ये सोल्व नहीं हो सकती, √7 है यहाँ 2 है। √7 की गुणा जब √7 में करेंगे तो 7 ही आएगा। 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि आपका संख्या है क्या है यहाँ √ वाली नहीं है, बिना √ वाली संख्या। और जब 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा। और यहाँ क्या था √7, ये तो √ में थी, तो वो √7 गुणा √7 का 7 आएगा। तो ये देखिए ये क्या है √7 + 2 अपॉन 7 में से 4 गया, कितने बचा 3 बचा। तो ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट भी। और इसी के साथ क्या हुई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। इसके बाद जो आने वाली वीडियो में उसमें करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, और इसके बाद क्या हो जाएगा ये आपका चैप्टर कंप्लीट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।